हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम हिंदी का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है वर्णमाला। जी हाँ, बिल्कुल वही जिसे आप बचपन में अनारम के नाम से जानते थे। अब ये गजब की बात है कि आपने नर्सरी केजी फर्स्ट और केजी सेकंड में यही अनारम पढ़ा है, आप पढ़कर बैठे हैं, और आज जब सब इंस्पेक्टर बनने की बारी आई है, एमपीपीएससी के थ्रू डिप्टी कलेक्टर आपको बनना है, तो भी आपको ये वर्णमाला पढ़ना पड़ रही है। इससे क्या अर्थ निकलता है? इससे दो अर्थ निकलते हैं। पहला ये कि शिक्षा जो होती है, शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती, जीवन के किसी भी मोड़ पर आपको शिक्षा काम आती है। और दूसरा ये कि आज जो वर्णमाला पढ़ेंगे, ये वर्णमाला तो वही है स्कूल वाली, मगर इसको पढ़ने का स्टाइल चेंज हो जाएगा। आज हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इसको बारीकी से देखेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। सबसे पहले आपको वर्ण की परिभाषा, पिछली वीडियो क्लास में आपको हिंदी की सामान्य जानकारी दी, उसमें आप देख सकते हैं कि ऐसी ध्वनि जिसके खंड ना हो सके, खंड यानी टुकड़े, ऐसी ध्वनि जिसके खंड ना हो सके, खंड यानी टुकड़े होते हैं, अभी समझाता हूं, ना हो सके। देखिए, लास्ट क्लास में हमने बात की थी, ये लिखा है क। अब इसको जब आप बोलेंगे क, तो क में आ का साउंड पीछे आएगा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति बोलेगा क, ख, ग, कुछ भी आप बोले, आप बोलकर देखें, प्रैक्टिस करें। क बोलेंगे तो आ का साउंड आएगा, तो आ का साउंड पीछे आ रहा है, तो आ को बाहर निकाल दिया, और आगे जो बचेगा वो होगा हलंत वाला का। इस हलंत की आज हम बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो ये का हलंत वाला प्लस आ, इन दोनों के मिलने से ये बना है। अब ये दिखने का तो एक ही था कि का लिखा है, मगर इसमें कितने लोग निकले? दो कैरेक्टर है, एक हलंत वाला का और ये आ। आप बोले कि सर इसको और तोड़ो, का को और तोड़ो, कुछ निकालो, तो अब कुछ नहीं निकलेगा, मतलब ये नहीं टूटेगा। वैसे अब ये आ भी नहीं टूटेगा, इसमें कुछ नहीं निकलेगा। तो जो टूटने से मना कर दे वो सबसे छोटा यूनिट होता है, ठीक है। तो यही वर्ण होता है, ये एक वर्ण है और ये दूसरा वर्ण है, और यही इसकी परिभाषा है कि ध्वनि ऐसी ध्वनि जिसके क्या नहीं हो सकते? खंड नहीं हो सकते। और खंड का मतलब होता है टुकड़े, जिसके टुकड़े ना किए जा सके वो वर्ण कहलाती है, पहली बात। अब हम इसको आगे डिटेल में पढ़ते हैं, अंदर जाते हैं वर्णमाला में। तो वर्णमाला क्या होती है? देखिए, एमपीएसआई में कोई सी भी डेफिनेशन पूछ लेता है आपसे। तो एक बार एमपीएसआई में वर्णमाला की डेफिनेशन पूछ ली थी कि वर्णमाला क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों का, हर शब्द का ध्यान रखना है आपको, वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। इसी को आप बोल देंगे वर्णों का क्रमबद्ध, दो लगा सकते हैं, वर्णों का व्यवस्थित और वर्णों का क्रमबद्ध समूह, दो शब्द लगा सकते हैं, इसी को वर्णमाला कहते हैं। अब बात यह आती है कि ये व्यवस्थित क्यों लिखा है? हर शब्द की वैल्यू है। व्यवस्थित का मतलब होता है कि वर्णमाला में जितने भी कैरेक्टर हैं उन सबका एक निश्चित स्थान है, फिक्स स्थान है, और हर कैरेक्टर, हर वर्ण अपने निश्चित स्थान पर है। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ते हैं अनार का, अनार के बाद ही आम आता है। दुनिया के किसी भी स्कूल में ऐसा नहीं होगा कि पहले आम का आ जाए फिर अनार का आए। मतलब हर कैरेक्टर का स्थान फिक्स हो और हर कैरेक्टर अपने फिक्स स्थान पर हो, इसीलिए क्या शब्द का इस्तेमाल किया? व्यवस्थित। तो मतलब वर्णमाला क्या है? वर्णों का ग्रुप है, कई वर्णों का समूह है, जो कैसे है? व्यवस्थित है, या फिर सिस्टमेटिक है, या फिर क्रमबद्ध है। तो ये हो गई वर्णमाला की परिभाषा। अब अंदर जाते हैं, हमारे कोर्स को स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला में पूछेगा कि वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, तो आपको सबसे पहले तो याद करिए, वर्णमाला के 3 भेद आपको बताना है। कौन कौन से बताना है? एक बताना है आपको स्वर, दूसरा बताना है आपको व्यंजन, और तीसरा बताना है अयोगवाह। 3 बताने हैं आपको, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। अब आज हम इस वीडियो क्लास में केवल स्वर की बात कर पाएंगे डिटेल में, ताकि स्वर आपको पूरी तरह से समझ में आए, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्वर और व्यंजन की डेफिनेशन देखिए। ये अयोगवाह हम बाद में देखेंगे, इस पे क्रॉस लगा देते हैं, अभी हम नहीं देखेंगे। अभी हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, स्वर की और व्यंजन की। जब स्वर और व्यंजन की बात करेंगे तो पहले बात आएगी इनकी डेफिनेशन। स्वर की डेफिनेशन क्या है? सामान्य रूप से समझिए आप, स्वर क्या है? स्वर एक ऐसी ध्वनि है जो स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, ठीक है, मतलब किसी पर डिपेंड नहीं है। इसका मीनिंग क्या है पहले समझिए। स्वर जो होता है वो स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र का मतलब होता है कि जब आपको स्वर का उच्चारण करना है, प्रोनाउंसिएशन करना है, बोलना है, तो स्वर को बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की हेल्प नहीं लेनी पड़ती। मतलब बिना किसी की हेल्प लिए, बिना किसी अदर वर्ण की हेल्प लिए बोला जा सकता है। हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, आप मेरे साथ बोल के देखिए। अ, ई, उ, मैंने 3 स्वर बोले हैं, फिर से देख लीजिए। अ, ई, उ, ऐसे दुनिया का कोई भी आदमी इनको बोल सकता है। ये इनकी विशेषता है और ये इनकी परिभाषा है। देखेंगे क्या परिभाषा है। स्वर जो है वो स्वतंत्र ध्वनि है। स्वतंत्र ध्वनि का मतलब ये होता है कि जो बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी वर्ण, मतलब किसी अगले दूसरे वर्ण की हेल्प नहीं लेती, बिना किसी वर्ण की सहायता, हेल्प के बोले जा सकते हैं, के बोले जाते हैं या उच्चारित होते हैं अच्छी भाषा में। मतलब
स्वर क्या बोलता है? स्वर बोलता है मैं स्वतंत्र हूं, मुझे बोलना है तो कोई भी बोल सकता है। आ, ई, उ, ए, आओ, ये सब स्वर हैं, इनको बोला जा सकता है। अब आप व्यंजन समझ लीजिए तो स्वर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसकी अपोजिट परिभाषा व्यंजन की है। अब व्यंजन क्या बोलता है? भैया मुझको तो कोई बोल नहीं सकता, यदि व्यंजन को बोलना है तो उसको किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो व्यंजन कैसे बोला जाता है, जरा एग्जाम्पल से आप समझिए, प्रैक्टिकल। अभी मैंने सिखाया आपको, ये क है, जब कोई बोलेगा क तो उसमें आ की आवाज तो आएगी आएगी। कैसे आएगी? क, ख, इसमें आ की आवाज पीछे आएगी। तो आप जब पीछे आ निकालते हैं और आगे जो हलंत वाला का निकालते हैं, तो जो आगे हलंत वाला कैरेक्टर निकलता है इसको बोलते हैं व्यंजन। क्या बोलते हैं इसको? व्यंजन। ये शुद्ध व्यंजन है, ये प्योर कॉन्सोनेंट है। और जो पीछे निकला है ये क्या है? स्वर है। आ अनार का क्या है? स्वर। मैं पूरे 11 स्वर लिख देता हूं, ये 11 स्वर होते हैं, मैं लिख दूंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर मैं पूरे 11 स्वर लिख के दिखा देता हूं आपको। देखिए, अनार का आम, इमली, ईख, उल्लू, ऊन, ऋषि, ए, अभी समझाएंगे इसके बारे में, ओ, आओ, ये कुल मिला के 11 स्वर हिंदी में बताना है। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, कुछ किताबों में 13 स्वर दिए रहते हैं, कुछ किताबों में 10 दिए रहते हैं, सब गलत है। आपको बताना है स्वरों की संख्या 11 है। स्कूल की किताब देखेंगे 6वीं की 5वीं की तो उसमें 13 स्वर होते हैं, मगर आपके जो व्यापम में और एमपीपीएससी में मान्य होगा वो 11 स्वर माने जाएंगे। ये जो मैंने लिखे, दोनों अनार, दोनों इमली, दोनों उल्लू, ऋषि हमारे पास एक ही है, दोनों ए और दोनों ओ। अब फिर से वापस से देखते हैं व्यंजन की क्या परिभाषा दी थी बेटा, कि व्यंजन क्या करेगा? व्यंजन की परिभाषा क्या है कि व्यंजन बोला नहीं जा सकता। व्यंजन को यदि आप बोलना चाहते हो तो उसमें कोई ना कोई स्वर मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाना पड़ेगा? स्वर मिलाना पड़ेगा। जरा देखिए, देखिए ये व्यंजन है। अब मैंने क्या किया, इस का में से ये हलंत वाला का निकाल दिया, यही तो व्यंजन है, ये शुद्ध व्यंजन है, ठीक है। ये लिख दिया मैंने शुद्ध व्यंजन। और ये क्या निकला है पीछे? तो आप बोलेंगे सर ये तो स्वर निकल गया। यहां पर आपको दिख रहा है आ अनार का एक स्वर है, ठीक है। अब एक व्यंजन निकला और एक स्वर निकला। अब मैं इस स्वर को छुपा लेता हूं, आ को, तो अब ये बचा यानी का के नीचे हलंत। अब यदि आप चाहें कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति इसे अकेला बोल सके जिसके नीचे हलंत लगा है, तो इस हलंत वाले का को कोई नहीं बोल सकता। यदि आप बोलेंगे क तो उसमें काय की आवाज आ जाएगी, आ की आवाज अपने आप आ जाएगी। इसीलिए जो व्यंजन होते हैं उनकी परिभाषा क्या है? ये व्यंजन स्वर की हेल्प से बोले जाते हैं। किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर की सहायता से ही ये बोले जाते हैं, यानी उच्चारित होते हैं। और अच्छे से समझे तो दुनिया का कोई भी शब्द आप बोले, कोई भी शब्द, दुनिया का कोई भी शब्द हो, उसमें सब में स्वर होगा। यही ले लेते हैं दुनिया का, ये दुनिया। अब दुनिया में क्या है? दा में काय की मात्रा लगी है, ऊ की मात्रा, ठीक है। ना में काय की मात्रा लगी छोटी ई की, और या में काय की लगी आ की। ये तीनों मात्रा दिखा रही हैं कि इनमें एक एक स्वर है, और जो स्वर इसमें है उसी की मात्रा लगी है। अब इसको मैं तोड़ के दिखाता हूं, दा प्लस ऊ, क्योंकि जब आप बोलेंगे दू बोलेंगे तो दा के पीछे ऊ की आवाज आएगी, दू। आप लंबा करके बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा, दू, तो ऊ की आवाज आई। ऐसे ही ना के पीछे छोटी ई है, तो ना में से छोटी ई आपने निकाल लिया। वैसे ही या के पीछे बड़ा आ है, तो या के नीचे हलन लगा के निकाल लिया। अब ये 3 के कितने होगा? 6। अब इसमें जो आगे आगे जिन पे मैं गोले बना रहा हूं, ये आगे आगे जिनके नीचे हलंत लगा, ये सब व्यंजन है बेटा, ठीक है। और ये जो पीछे आपने निकाले हैं ये सब स्वर है, आप चेक कर सकते हैं। ये ऊ, ये रहा ऊ, ठीक है। ये ई, ये रहा ई, और ये आ, ये रहा आ। इसका मतलब ये कि दा, ना और या जो तीनों हलंत वाले व्यंजन है, यदि इनको वापस बोलना है तो इसमें वापस ऊ लगाइए, इसमें ई लगाइए। कहने का तात्पर्य जब तक स्वर नहीं लगाएंगे तब तक व्यंजन को बोला नहीं जा सकता। और जिसके पीछे जिसमें कोई मात्रा ना हो, जैसे ये लिखा कल, अब इसमें आ की ऊ की कोई मात्रा नहीं है, तो जिसपे कोई मात्रा नहीं होती है उसमें आ अनार का निकलता है। ये बात ध्यान रखना, फिर से सुन लीजिए। इसमें ऊ की मात्रा, इसमें ई की मात्रा, इसमें आ की मात्रा। जिस पे मात्रा होगी तो वो मात्रा वाला पीछे निकलेगा, मगर जिस पर कोई मात्रा, इस का में कोई मात्रा नहीं है तो इसमें से कौन निकलेगा? आ अनार का। जिन पर कोई मात्रा नहीं होती उनमें आ अनार का साउंड छुपा हुआ होता है। अब इससे एक बात और शिक्षा मिलती है आपको, अब यही कहीं इसको समझ लीजिए। यहां पर देखिए, आपसे पूछेगा हिंदी में मात्रा कितनी होती है, तो स्वर बताएंगे 10 और स्वर बताएंगे 11 और मात्रा बताएंगे 10। देखिए, आपने देखा ये आम की मात्रा है, ये छोटी ई, ये बड़ी, ये छोटा हो, ये बड़ा। और ऋषि कितनी देखी हो तो आप देखना पड़ेगी, ठीक है ना। अब बड़े हो गए आप, अब आपको ऋषि की मात्रा देखना भी है, समझना भी है। और ये ए की मात्रा, और ये ए की मात्रा, और ये ओ की मात्रा, और ये ओ की मात्रा। यदि देखें तो आ की कोई मात्रा नहीं है। यहां पर मैं लगा देता हूं क्वेश्चन मार्क और लगाता हूं क्रॉस। इसका मतलब आपको याद रहेगा कि स्वर की संख्या कितनी है? स्वर की संख्या 11 है। मात्राओं की संख्या कितनी है? मात्राओं की संख्या कितनी है? 10 है। ये बात याद रखेंगे। अगली बात आपको क्या याद रखना है? जो आप ये देख रहे हैं आ अनार का,
अनार की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, अब यदि मात्रा की कोई पूछेगा एक लाइन में मात्रा क्या होती है, आखिर मात्रा की भी तो कोई डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन रटना नहीं है, समझना है और प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, मात्रा की परिभाषा सिखाता हूं आपको मैं। मात्रा की परिभाषा आप सीख गए। जैसे मान लीजिए ये लिख दिया मैंने का, बताइए का के नीचे क्या लगा है, हलंत। जब भी किसी के नीचे हलंत लगा है तो आप कहेंगे ये शुद्ध व्यंजन है, पहला। दूसरा, इसमें कोई स्वर नहीं है। दो बातें याद रखेंगे, शुद्ध व्यंजन है क्योंकि नीचे क्या लगा है बेटा, हलंत, और इसमें कोई स्वर नहीं है। अब इसमें कोई सा भी एक स्वर जा सकता है, कोई सा भी एक स्वर। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इन 11 स्वर में से जिसको आप बोले उसको आप इसमें करते हैं। जैसे इसको उठा के लाओ, इसको उठा के लाओ साइड में, चलो भैया तुम पीछे लगो, इनके पीछे लग जाओ। अब ये दोनों मिलकर बनेंगे को, क्या बनेंगे, को, ऐसा बनेगा। क्योंकि जो का हलंत है ये हट जाएगा और पीछे से इसमें कौन आ जाएगा, ओ। स्वर हमेशा पीछे से आएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसका साउंड पीछे आता है। अब ये को निकल गया। अब मैं क्या सिखा रहा हूं, मात्रा की परिभाषा। देखो जरा ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये क्या है बेटा, व्यंजन है, और इसमें ये क्या मिलाया, स्वर। क्या मिला दिया, स्वर। तो डेफिनेशन ऐसी बनेगी, व्यंजन जब ये जो स्वर है, ये स्वर जब किसी व्यंजन से व्यंजन में प्रवेश करता है, इंक्लूड होता है। फिर से ये जो स्वर है, ये स्वर जब किसी व्यंजन में प्रवेश होता है तो उसका रूप बदल जाता है, किसका, स्वर का। जैसे ये प्रवेश हुआ, अब इसका रूप कैसा है, अभी आप इसको ध्यान से देखिए, ये कैसा बनाया है सर ने, ऐसा डिजाइन है इसका, ऐसा करके ऐसा। मगर जब ये दोनों मिलेंगे तो ये ऐसा बनेगा। यदि देखा जाए कि नया क्या है, तो नया आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या निकल के आया है, ये मात्रा है। अब मैं एक लाइन में सिखाता हूं आपको, प्रैक्टिकल समझ में आ गया, सुने ध्यान से। स्वर, फिर से सुने, स्वर जब किसी व्यंजन में प्रवेश करता है, इंक्लूड होता है, शामिल होता है। फिर से, स्वर जब किसी व्यंजन में प्रवेश करता है तो वो स्वर अपना रूप बदल लेता है, और इस बदले हुए रूप को क्या बोलते हैं, मात्रा बोलते हैं। तो याद रखेंगे, स्वर जब किसी व्यंजन में प्रवेश करेगा तो अपना रूप बदल लेगा, और वो बदला हुआ रूप क्या कहलाएगा, मात्रा। ये हो गई आपकी स्वर और व्यंजन की परिभाषा। मैंने क्या परिभाषा सिखा दी है, आपको आगे और डिटेल में सीखना है। अभी इतना याद रखेंगे कि ये जो स्वर होता है ये बिना किसी के हेल्प के बोला जाता है, किसी की हेल्प नहीं चाहिए। और ये जो व्यंजन होता है ये स्वर की हेल्प से बोला जाता है, स्वर की सहायता से बोला जाता है। अब बात करेंगे स्वर के अंदर डिटेल में, तो स्वर की बात करते हैं। आपके सामने लिखे कुल मिला के 11 स्वर। अब 11 स्वरों के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, अंदर जाएं तो हमको मिलेगा स्वर के भेद। क्या मिलेगा, स्वर के भेद। अभी सारे भेद याद रखना, अभी एक भेद हो चुका है, वर्णमाला के 3 भेद बताए हैं, अभी मैंने लिखा था, फिर से रिवाइज कर लिए, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। अब हम बात करें केवल स्वर की, तो स्वर के भी 3 भेद बताना है आपको, लिख देते हैं। पहला लघु स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा प्लुत स्वर। आधा पा लामे की मतलब लू और त, प्लुत। ठीक है, अब इनका एक एक नाम और ले जाइए। लघु को बोलेंगे हस्व, हस्व स्वर, नहीं तो नाम से गलत हो जाता है। इसको बोलेंगे गुरु, गुरु यानी बड़ा होता है। गुरु में रा पे हमेशा मात्रा छोटी लगाना, बड़ी नहीं लगाना। बचपन से ऐसी गलती करते हैं, ऐसा लिखते हैं गुरु, ये गुरु गलत है। ये रा को अंदर घुमाया करो, क्योंकि गुरु में छोटे ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की नहीं है। ठीक है, इस पे बाद में बात करेंगे, ये वर्तनी चैप्टर में बात करेंगे। ये हो गया लघु, दीर्घ, प्लुत, और ये हो गया हस्व। लघु को ही हस्व और दीर्घ को गुरु। एक बार बोल लीजिए एक ही सांस में, लघु गुरु प्लुत, बोलिए लघु गुरु प्लुत। अब आगे चलते हैं। लघु का मतलब होता है छोटे। देखिए ये कितने हैं, ये 4 हैं बेटा, ठीक है, और ये कितने हैं, ये 7 हैं, तो ये होगा 11। अब आपको छांट देते हैं पूरे, आपको 4 बताना है। देखो ध्यान से, ऊपर से देखो, ये अनार का छोटा है, आम का बड़ा है, ठीक है, तो ये छोटे वाले पे गोला लगा दिया, ये छोटा है, ठीक है। फिर ई छोटी ई बड़ी, तो छोटी ई पे भी गोला लगा दिया सर ने। फिर ऊ छोटा ऊ बड़ा, छोटे ऊ पे भी लगा दिया, ये 3 तो छोटे मिल गए। अब विशेष तौर पे ध्यान रखना, जो ऋषि आपके पास है ये एक ही है। पहले संस्कृत में 2 ऋषि होते थे, यदि 2 ऋषि के दर्शन करना है तो देख लो, ये आपके पास अभी जो है वो ये है, इसको बोलते हैं सिंगल वाला, ठीक है, छोटा। और एक बड़ा ऋषि आता है जो आपके पास अब नहीं रहा, वो संस्कृत में आज भी है, आज भी संस्कृत में ये बड़ा ऋषि एक स्वर है, ठीक है, मगर हिंदी में एक ही है, छोटा ऋषि, ठीक है। तो बड़ा ऋषि तो हमारी हिंदी में है ही नहीं, तो ये भी छोटा है। ये हो गए 4, और इस पे से गोला हटा दो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। फिर से बोर्ड पे देख लीजिए 4 कौन कौन से, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये चारों छोटे हैं, आ, छोटा ई, छोटा ऊ और ऋषि। और बाकी जो जितने भी ऊपर दिख रहे हैं सब बड़े हैं, अभी बात करता हूं इनके बारे में। ये भी बड़ा बड़ा बड़ा, 1 2 3 4, चारों बड़े बड़े यानी दीर्घ स्वर। तो लघु स्वर कितने हो गए, 4, छोटे वाले 4, बड़े वाले 7। अब प्रैक्टिकल यदि इस पे चलें, प्रैक्टिकल अप्रोच पे, तो भाई किसने बोला कि ये छोटे हैं, किस मायने में छोटे हैं भाई, इनको छोटा, छोटे स्वर या बड़े स्वर किस आधार पर बोला, यहां से आपको समझ में आएगा। सबसे पहला ये क्वेश्चन क्या किया सर ने,
कि आपने बोला ये छोटे हैं ये बड़े हैं, ठीक है, तो आखिर किस आधार पर, तो आप बोलेंगे उत्तर होगा उच्चारण काल के आधार पर। बोलिए काय के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर। अब ये उच्चारण काल क्या होता है? उच्चारण का मतलब होता है बोलना और काल का मतलब होता है समय, बोलने में लगा हुआ समय, आपको आखिर बोलने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। यदि आपको बोलने में सामान्य टाइम लग रहा है तो वो छोटा स्वर है, यदि उसके बजाय दो गुना यानी डबल टाइम दोगे तो बड़ा स्वर है। मैं आपको सिखा देता हूं, ठीक है, ऐसा सिखाता हूं। जैसे इस आ अनार को आपको बोलना है और यहां पर बड़ा है ये आ आम को बोलना है, तो अनार को बोलने में जितना टाइम दोगे उससे डबल टाइम किसको बोलने में देना है? आ को, ठीक है। मैं इस लकीर से आपको सिखा देता हूं। ये लकीर खींची मैंने, मेरा हाथ में मेरा पेन है, जब तक मेरा हाथ चलेगा जब तक मेरे गले से आवाज आएगी, ठीक है, जब तक मैं आवाज आएगी, यानी मैंने बोला अ अ, अब मैंने जो आ का मेरे गले साउंड आया, ये कितनी देर तक आया? सेकंड तो बहुत बड़ा हो जाएगा, नैनो सेकंड में आप अंदाज लगाइए, मान लीजिए 5 नैनो सेकंड। देख लीजिए एक बार वापस, ये देखिए आ आ आ, यहां तक मेरा पेन जाता है। तो इसको जितना भी टाइम आपने बोलने के लिए दिया, यदि आप बड़ा वाला बोलेंगे, इन 7 में से कोई सा बोलेंगे, तो आपको ये टाइम क्या करना पड़ेगा? 2 गुना करना पड़ेगा। कैसे? देखिए, एक बार छोटा एक बार बड़ा। ये देखिए आ देर तक बोला है, आवाज देर तक आई है। फिर से देखिए ई उ, इसी को बोलते हैं उच्चारण काल। उच्चारण का मतलब होता है बोलना और काल का मतलब है समय। बोलने में यदि सामान्य समय लगा है तो छोटे स्वर होंगे, लघु स्वर, और लघु स्वर के बजाय 2 गुना टाइम लग गया तो बड़े स्वर। अब यदि पूछेगा स्वर के जो भेद हैं ये किस आधार पर हैं, तो काय के आधार पर बोलेंगे? उच्चारण काल के आधार पर। अच्छा, यहां पर एक बात और याद रखनी है कि जब एमपीएसआई वाले जो भी स्टूडेंट, छंद एक चैप्टर होता है, छंद जब भी हम पढ़ेंगे तो ये बेसिक नॉलेज आपके काम आएगा। क्योंकि यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि जो छोटा वाला है इसको एक मात्रिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक मात्रिक, यानी इसकी एक मात्रा होती है, ठीक है। और इसको बड़े वाले को क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक, यानी इसकी 2 मात्रा होती है। क्या होता है ये मात्रा? देखें, एक मात्रा को इसको बोलते हैं लघु मात्रा। अब ये लघु मात्रा कैसे दिखाएंगे? सिर्फ एक सीधी लकीर खींचेंगे, खड़ी पाई, ये लघु मात्रा होती है, ठीक है। और इसको बोलते हैं गुरु मात्रा, गुरु यानी बड़ी वाली, गुरु मात्रा। इसकी मात्रा कैसी होती है बेटा? इंग्लिश का एस बनाएंगे, ये मात्रा होती है। छंद में जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो ये सारी चीजें काम आएंगी। चले मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा एग्जांपल देके आपको। जैसे जैसे मैं यहां पर एक शब्द लिखता हूं, राम किशोर, राम किशोर। अब छंद में आप कैसे करते हो? 1 2 1 1 2 ऐसा सारा लगाना पड़ता है पीछे से, बैक साइड से, ठीक है। क्योंकि रा में एक क्यों लगाया? क्योंकि रा के अंदर कौन छुपा है? अनार का। तो आ तो छोटा है, यहां से देख सकते हैं। इसमें सो में 2 क्यों लगाया? क्योंकि इसमें कौन छुपा है? ओ कौन सा है? बड़ा वाला स्वर है, ठीक है, दीर्घ वाला। इसमें छोटी ई लगी है, देख लो, आपको दिख रहा है, तो 1 लगाया। इसमें अनार का है तो 1 लगाया। इसमें आम का यानी बड़ा स्वर है तो 2 लगाया। तो ऐसे छंद में आपको सारी मात्राएं गिननी पड़ती है। तो ये 2 बात हो गई। फिर से एक बार देख लीजिए, लघु स्वर भी उसी को बोलेंगे, एक मात्रिक भी उसी को बोलेंगे, ह्रस्व स्वर भी उसी को। वैसे दीर्घ स्वर, गुरु स्वर और द्विमात्रिक। और कोई भी पूछेगा कि स्वर के जो तीनों भेद हैं ये काय के आधार पर किए, तो क्या बोलेंगे? उच्चारण काल के आधार पर, ठीक है। इसको सामान्य समय लगता है, इसको डबल टाइम लगता है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। ये दीर्घ स्वर जो बचा है आपके, इसको आप देखते हैं। तो अब वापस से देखते हैं। ये हो गया आपका लघु स्वर, जो कि 4 बताए सर ने, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। इसी को सर ने बोला एक मात्रिक। क्या बोला है? एक मात्रिक। उसके बाद गुरु बताए। अब गुरु यानी बड़े। बड़े कितने बताए हैं? 7। छोटे कितने बताए हैं? 4। अब बड़े सब लिख देते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और आओ। ये सातों को जरा समझ लीजिए। यहां से क्वेश्चन आता है, देखिए ये सब 2 से मिलकर बने हैं। जैसे अनार प्लस अनार, 2 अनार मिलकर एक आम बनेगा, ठीक है। इसके बाद छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। इसके बाद छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। अब ये 3 तो आपको सिंपल दिख रहे हैं, सबको याद हो जाता है ये, ठीक है। ये जो नीचे के 4 दिख रहे हैं, यहां से एमपीएसआई में एक क्वेश्चन आता है, एमपीपीएससी मेंस में भी यहां से पूछते हैं संयुक्त स्वर क्या है, अभी बताते हैं। देखिए ध्यान से देखना, स्टार लगा देते हैं चारों पर, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर 2 स्टार लगा दिए हैं, क्योंकि यहीं पर गलती होती है इसमें और इसमें। देखिए ये आ और प्लस छोटी ई, आ और ई मिलाओगे जब ए बनेगा। इसको तो ध्यान रख लो, ये सबको मालूम होता है, ठीक है। मगर दूसरे वाले में गलती सबसे हो जाती है, क्योंकि
सबको लगता है कि अब की बड़ी मिला देंगे तो बड़ा ए बन जाएगा, मगर ऐसा नहीं होगा। आ प्लस, अब ये जो बन गया है ना, इसको इधर लेकर आना, ठीक है, ए, आ प्लस ए, इसको अच्छे से बोल लो, इसको अच्छे से बोल लो, आ प्लस ए से बनता है आए, आए बोलते हैं इसको, ठीक है। बोलने में भी दिक्कत आती है कई लोगों को इसमें। अब देखें, बेसिक कंडीशन यहां पर आ गई, आ में ऊ मिला दिया तो ओ बन गया, ठीक है, ये वाला एक मात्रा वाला, और यहां पर डबल है तो यहां पर आएगा आ प्लस, अंदाज लगाइए क्या आ सकता है, ये आएगा जो बना है, ठीक है, आ प्लस ओ। तो जहां पर गलती होती है वहां पर सर ने बॉक्स बना दिया। अब एक बात और, ये जो चारों हैं बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये चारों का एक अलग नाम है, उस नाम को दिमाग में रख के जाइए। इनको संयुक्त स्वर बोलते हैं, एमपीपीएससी मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। संयुक्त स्वर क्या है, तो ये है संयुक्त स्वर। अब आप बोलेंगे संयुक्त स्वर कहां से आ गया, मैंने फिर से स्वर के 3 भेद बताए, वही 3 रट लो, लघु गुरु प्लुत। लघु हमने 4 बता दिए, गुरु हम 7 बता रहे हैं, और ये सातों क्या है, ये गुरु हैं। सातों क्या है, सातों दीर्घ हैं, मगर इन 7 में से भी जो 4 हैं उन केवल 4 का नाम है संयुक्त स्वर। इसको अलग से स्वर में भेद मत करना, काय में रखेंगे इसको गुरु, गुरु 7 है, 7 में से 4 का एक नाम और है संयुक्त स्वर। कोई पूछेगा परिभाषा दे दो संयुक्त स्वर की, जब आपने अलग से बताया तो कैसे देंगे डेफिनेशन। यहां देखो अनार और अनार दोनों एक जैसे हैं, तो जो 3 हैं, बड़ा बड़ी बड़ाऊ, ये तीनों समान स्वरों के मेल से बने हैं, मतलब एक जैसे स्वरों के मिलने से बने हैं। मगर अब नीचे के 4 देख लो, 1 2 3 4, ये चारों जो हैं ये असमान स्वरों के मेल से बने। तो संयुक्त स्वर की यही परिभाषा होती है, ऐसे स्वर जिनका मिलन 2 असमान स्वरों से मिलकर बने संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ये 4 है। अब मैक्सिमम यहां पर ये जो स्टार लगाए दोनों पर, इसको समझते भी कम है और बोलते तो बहुत ही गलत है। मैक्सिमम आपको मध्य प्रदेश में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये गलत तरीके से बोलते हैं। जैसे ये जब किसी के ऊपर आएगा तो उसमें 2 मात्रा दिखाई देगी आपको ऊपर, जैसे ये रहा, ये लिख दिया मैंने। अब इसको बोलते हैं मेरे नैना तेरे नैना। अब नैना कुछ नहीं होता, नैना नहीं होता, इस पे 2 मात्रा है, आपको बोलना है बिल्कुल प्रॉपर। तो कैसे सीखेंगे, आप इसको बोलना सीखिए। ये क्या लिखा आ और ये क्या लिखा ए, तो इसको जब मिलाएंगे तो आए बनेगा। क्या बनेगा, अ और ए को मिलाएंगे तो आए। जल्दी से मिलाइए, आए आए। अब ना नल पे लग जाएगा तो नए, चा पे लग जाएगा तो चय, ऐसे बोलेंगे। तो ये नैना नहीं है, तेरे नैना नहीं है, ये तेरे नैना है। न ए ना, ऐसे तोड़ के देखिए, न ये रहा न ए मतलब नए, नैना। तो आपको गाना वाना गाना है तो ढंग से गाया करे, नैना, ठीक है ना। जैसे आप बोलते हैं ये चैन, ये चैन है। देखें आप जो साइकिल में होती है वो भी चेन होती है, ठीक है ना, चेन। और एक ये चेन होती है जो गले में पहनते हैं, वो भी चेन होती है। कौन सी चेन है, तो आप सब एक जैसा ही बोलते हो। कभी आप बोलते हो मेरी साइकिल की चेन टूट गई, कभी बोलते हो गले के लिए चेन बनवाई, और कभी बोलते हो दिल का चेन चला गया। तो भैया गले वाली चेन दिल का चेन क्या सब एक ही है, नहीं अलग है। गले में जो है वो चेन है और जो दिल में है वो चैन है, क्योंकि उसमें 2 मात्रा लगी है। तो 2 मात्रा वालों को बोलने का तरीका सिर्फ इसको अच्छे से रट लीजिए, आ के बाद ए, आ और ए को मिलाकर बोलिए आए। तो यही चीज जब चा चम्मच पे लगेगी तो क्या बोलेंगे, चय। तो ये चैन है, नॉट चेन। मेरा चेन नहीं जाएगा, मेरा चैन जाएगा। और ये क्या है, गले की चेन। तो आप बोल सकते हैं जिस दिन से मेरी चेन गई उस दिन से मेरा चैन भी चला गया। तो ये चेन। और आप बोलते पैसे दे दो, पापा से मांगते पापा पैसे, ऐसे कैसे पैसे, ये गलत है। ऐसे कैसे पैसे, ये इंदौरी भाषा है, ठीक ना। ऐसे कैसे पैसे, तो ये ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है, ठीक है ना, ऐसे होता है। ये कैसे होता है, कैसे नहीं होता। कैसे दे दूं नहीं, कैसे दे दूं, क ऐसे कैसे। तो ऐसे पैसे कैसे, ये पैसे ये गलत लिखा है, ये होता है पैसे। प ए मतलब पैसा, ठीक है ना, पैसा बोलेंगे, पैसा नहीं बोलेंगे। तो यहां पर गलत बोलते हैं। वैसे यहां पर भी गलत निकलता है ओ में, यहां पर मैक्सिमम लोग गलत इसका उच्चारण करते हैं। जैसे ये ओ, अब ये डबल मात्रा लगा है, जिस पे डबल मात्रा लगा ये रहा, चौराहे पर बुलाना है, ठीक है। अब ये औ है, अब आपको कैसे पकड़ना है, आ में ओ मिलाइए, दोनों को मिलाकर बोलिए आओ। क्या बोलेंगे, आ के बाद ओ बोलना है तो आओ आओ। तो ये आओ है बेटा, ये ओ नहीं है, ओ तो ये है, आओ है ये, ठीक है ना। तो ये जब आओ आ ओ,
अब यहाँ पर च लग जाए तो चौ, ना लग जाए तो नौ, ऐसे बोलेंगे। तो ये चौराहा, चौराहा नहीं है, चो नहीं है, चौ है, च ओ, चौराहा, नॉट चौराहा। कभी नहीं बोलेंगे चौराहे पे आ जा, चौराहे पे नहीं बोलेंगे, चौराहे पर, चौराहे पर आ जा। तो याद रखेंगे। यहाँ किसी से पूछा कि ये जो पास में लेडीज है कौन है, तो ऐसा बताता है मैं इसका आदमी हूं, ये मेरी औरत है। तो ये औरत क्या होता है? औरत कुछ नहीं होता, ये वहम है हमारा, ठीक है। ये औरत नहीं होता, वो उसकी क्या है, वो उसकी औरत है, नॉट औरत, औरत। मैं इसका आदमी हूं, वो मेरी औरत है। दूसरी बात, ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं जहां पर हम जल्दीबाजी में गलत बोल जाते हैं। जैसे तू बता तेरी औकात क्या है, तू बता तेरी औकात, तेरी औकात मेरी औकात, नॉट औकात, औकात। क्या बोलेंगे? औकात, औकात। तो याद रखेंगे, हमको हिंदी सिर्फ इसलिए नहीं सीखना कि एग्जाम में हमको पास होना है, एक नौकरी चाहिए, ठीक है ना, एक अच्छी जॉब चाहिए। हमें इसलिए सीखना है कि हमारी मातृभाषा, हम सही बोलेंगे, सही सही बोलेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा सामने वाले के ऊपर। तो आज के बाद आपकी जब भी शादी करेंगे तो औरत नहीं लाएंगे, क्या लाएंगे? औरत लाएंगे। उसके बाद किसी को नहीं बोलेंगे तेरी औकात, क्या बोलेंगे? तेरी औकात, ठीक है ना। चौराहे पर बुलाना है, चौराहे पर नहीं बुलाना है। ये हो गए आपके 7 बड़े। कितने बड़े हो गए? 7। आपने देख लिए 4 छोटे और आपने देख लिए 7 बड़े। 7 बड़े में भी देख लिए 3 जो हैं वो एक जैसे के मिलने से बने हैं, और बाकी जो 4 हैं वो अलग अलग भिन्न स्वरों के मेल से बने हैं। और इन चारों को ही दूसरा नाम दिया था मैंने संयुक्त स्वर। क्या नाम दिया था? संयुक्त स्वर। ये हो गए 2। अब आपने देखा कि लघु स्वर तो 4 हैं, ठीक है, और दीर्घ स्वर 7 हैं। तो 7 और 4 11 तो कंप्लीट हो गए। सर ने 11 ही तो स्वर बताए। तो फिर वो जो तीसरा वाला था वो भी तो कुछ होगा, प्लुत। उसका क्या नाम है? प्लुत। अब प्लुत को समझ लेते। प्लुत की कहानी थोड़ा अलग है, ठीक है। अब बात करेंगे प्लुत की। प्लुत बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे आपने पढ़ा लघु, लघु में आपने पढ़ा सर एक मात्रा होती है इसकी, सिंगल टाइम देंगे इसको, ठीक है। आपने पढ़ लिया गुरु, गुरु में आपको सर ने क्या सिखा दिया? सर डबल मात्रा होती है। तो फिर ये तीसरा क्यों आया? इसकी क्या जरूरत पड़ी? इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ये नहीं होता तो सब कुछ अधूरा अधूरा सा लगता। देखते हैं क्या है इसमें। पहला तो ये कि ये एक मात्रा वाला एक मात्रिक कहलाता है, और दूसरा वाला द्विमात्रिक कहलाता है, और तीसरा वाला अब जो पढ़ोगे आप, इसको आप बोलेंगे त्रिमात्रिक। क्या बोलेंगे इसको? त्रिमात्रिक। तो क्या है, ध्यान देना। स्वर पूरे 11 बता दिए, 4 छोटे 7 बड़े। पूरे 11 होने के बावजूद क्वेश्चन आएगा स्वर के कितने भेद हैं। तो इसको भूल मत जाना कि इसमें तो कुछ है नहीं, भले इसमें एक भी स्वर नहीं है, मगर उसके बिना काम नहीं चलेगा। इसलिए स्वर के कितने भेद माने गए हिंदी में? स्वर के 3 भेद माने गए। अब ये त्रिमात्रिक का मतलब होता है 3 गुना समय। 3 गुना समय मतलब किसी कैरेक्टर को ज्यादा लंबा खींचना है, ज्यादा लंबा बोलना है, ज्यादा देर तक बोलना है, तो उसके काम में यही आएगा प्लुत, ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं इसका एक समय लगता है, इसमें इसमें डबल टाइम लगता है। और जब किसी को ट्रिपल टाइम, ट्रिपल मतलब 3 गुना टाइम तक बोलना है, तो इसका काम पड़ता है। अब ये कैसे काम करता है? इसके पास 2 साइन है। एक साइन आपको दिख रहा होगा ट्रिपल एस। ये ट्रिपल एस टाइप का जो साइन है, ये आपको रामायण महाभारत और जब भागवत गीता पढ़ोगे उसमें आपको रामायण वगैरह में बहुत मिलेगा, रामचरितमानस में, ठीक है। और एक होता है इसका हिंदी का 3। हिंदी का 3 भी आपको मिलेगा। अभी मैं प्रैक्टिकल बताता हूं, आपको याद आएगा ये कहां पर देखा है आपने, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि इसका प्लुत का काम क्या है? प्लुत का काम है किसी भी वर्ण को ज्यादा देर तक यदि आपको बोलना है तो उसमें प्लुत काम आएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपका एक बच्चे का नाम है, उसका नाम है ओम यादव। अब आपसे पूछता हूं ये क्या लिखा है, तो आप बोलेंगे सर ये ओम यादव लिखा है। यदि मैं आपसे बोलूं मात्रा काउंट करो, तो आप ऐसे करेंगे, एक इसकी है क्योंकि अनार का है, एक इसकी अनार का, 2 इसकी क्योंकि इसमें आम का है, इसमें 1 क्योंकि अनार का, इसमें 2 क्योंकि ओ है। आप देख चुके हैं अभी तक जो आपने पढ़ा, ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, बाकी छोटे हैं। तो टोटल लगा लो 1 2 और 2 4 और 2 6 और 7, मतलब 7 मात्रा है। अब इसको यादव को छोड़ो, हम ओम की बात करते हैं। ये जो ओम है, ओ को कितना टाइम दिया? मतलब ओ को डबल टाइम देना है, और ओ से आधा समय किसको देना है? माँ को। या फिर अपोजिट बोले, जितना टाइम माँ को बोलने में देंगे उससे डबल टाइम किसको देंगे? ओ को, क्योंकि ओ बड़ा स्वर है ना, गुरु स्वर है। तो यदि आपसे पूछेगा बेटा क्या नाम लिखा है, तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा, सर ये ओम लिखा है। क्या लिखा है? ओम। क्या लिखा है? ओम। मगर एक वो ओम जो आप देखते हैं आपके घर में जब कथा होती है, पंडित जी आते हैं, तो पंडित जी तो एक अलग ही ओम बोलते हैं। किस प्रकार का ओम बोलते हैं? वो बोलते हैं ओम,
मतलब पंडित जी ओ को तो काफी लंबा खींचते हैं, और जैसे पंडित जी का मुंह बंद होता है वैसे माँ मछली का बोलते हैं ओम। तो ये ओ को इतना लंबा समय खींचा, जबकि ओ के पास टाइम कितना है, ओ के पास टाइम तो डबल ही है ना। और पंडित जी ने माँ को तो खींचा ही नहीं, क्योंकि ओ से आधा टाइम माँ को देना था, तो इसको 2 टाइम से ज्यादा टाइम के लिए खींचना है, तो फिर इसकी जरूरत पड़ी। मतलब संस्कृत के जो मंत्र उच्चारण करते हैं पंडित जी, वो बिना प्लुत स्वर के नहीं होगा। जैसे अब आपने देखा होगा ये ओ है और ये 3 का साइन और ये माँ। अब आप ध्यान दीजिए, आपने आपकी लाइफ में कहां कहां पर ऐसा लिखा हुआ देखा है, ठीक है। नहीं देखा तो इसका याद रखेंगे, ये पंडित जी वाला ओम है। इसकी विशेषता बता रहा हूं प्लुत स्वर की। जिसको भी खींचना होता है उसके पीछे इसका साइन लगाते हैं, आगे नहीं लगाते। जैसे यहाँ ओ को खींचना है तो ओ के पीछे लगा है, माँ के पीछे नहीं लगा। और दूसरी बात, एक अच्छी बात बताते हैं, इस प्लुत का जो अर्थ होता है वो होता है उछलता हुआ, उछलता हुआ यानी कूदता हुआ, जंप करता हुआ, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जरूरी नहीं कि 3 गुना समय हो। यदि 3 गुना की बात करूं तो इसको डबल टाइम दिया तो ओम, यदि ट्रिपल टाइम देना तो थोड़ा और खींच दो ओम। मगर पंडित जी तो कुछ ज्यादा ही खींच रहे हैं, 30 40 50 गुना। तो 3 करके 3 के मल्टीपल में आप किसी कैरेक्टर को कितना भी लंबा खींच सकते हो। 3 गुना ज्यादा समय दो, 6 गुना समय दो, 9 गुना, 12 गुना, जितने गुना समय देना 3 के मल्टीपल में आप दे सकते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि ओम में यदि पीछे प्लुत स्वर का साइन लग गया है तो उसे कितना भी लंबा उसको उच्चारण किया जा सकता है। जैसे ओम, आज आप ओ बोलिए, पूरी रात ओ ही चिल्लाते रहो ओ, सुबह 6 बजे माँ बोलना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये ओम हो गया, ये पंडित जी वाला। ये क्वेश्चन क्या होता है, एमपीएसआई में इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि ये क्या है और ये क्या है, तो वहां पर इसको ऐसे पढ़ के बताना ये ओम लिखा है, और इसको थोड़ा खींच के बताना ओम, ये पंडित जी वाला ओम लिखा है। इसके अलावा आपको और यदि याद आ रहा हो तो मैं आपको दिखा देता हूं, और आपको चीजें याद आती है। देखो, सबके घर में एक सुबह सुबह भजन सुना होगा आपने, ये वाला भजन, इसको इसी प्रकार से गाया जाता है। ये भजन है हे राम। अब क्या करा है इस भजन में, हे राम, रा को खींचा है, मां को नहीं खींचा है। हे राम, हे राम, तो ये रा को खींचा है, तो रा के पीछे क्या लगा दिया, ट्रिपल एस। मतलब रा को आप कितना भी खींच सकते हैं, ये दूसरा, ठीक है। मतलब ये कि प्लुत स्वर नहीं होता तो किसी को ज्यादा समय नहीं दे सकते थे। यानी ये काम क्या आता है, देखो, मंत्र बिना इसके उच्चारण कर नहीं सकते, और बिना इसके आप जो फिल्मी गाने गुनगुनाते हो वो भी आप गाने नहीं गा सकते। गाने में सुरताल कब आया, जब ये प्लुत स्वर है। जैसे जैसे गाना लिख देता हूं मैं, ओ मितवा रे, ये मैंने आपके सामने लिखा। अब आपके पास मान लो कि प्लुत स्वर नहीं होता तो क्या करते, मान लो ये है ही नहीं आपके पास, तो आपके पास ये वाला है सिंगल टाइम, ये वाला है डबल टाइम। तो यदि इनको टाइम के हिसाब से देखें तो ये डबल टाइम, सिंगल टाइम, डबल टाइम। अब आपके स्कूल में फंक्शन और आपकी मैडम ने बोल दिया बेटा गाना सुनाओ, स्कूल में फंक्शन है, तो आपके पास प्लुत स्वर तो है ही नहीं, आप किसी को खींच ही नहीं सकते हो, तो आपको गाना गाना पड़ेगा। ये डबल सिंगल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, तो आपको ऐसे गाना पड़ेगा। बिल्कुल सब लोग आपको सुनेंगे और आप बोलेंगे ओ मितवा रे, हो गया गाना। इसमें आप सुरताल नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको जितना टाइम देना था उतना दे दिया। इसको डबल डबल, सिंगल सिंगल। मगर प्लुत स्वर आया तो संगीत की दुनिया में गाने बने। जैसे अब इसको गाने के हिसाब से गाएंगे तो जो हीरो होता है वो तो इसको खींचता है, रे को खींचता है, तो रे के पीछे क्या लगा दिया मैंने, ट्रिपल एस, मतलब वो प्लुत स्वर का साइन लगा दिया। अब आप इसको गा सकते हैं, किस प्रकार गाएंगे, ओ मितवा रे। तो जो रा मैंने खींचा है बहुत लंबा, ये काय से खिंचाया है, ये प्लुत स्वर से खिंचाया है, ठीक है। इसी प्रकार जब आप देखते हैं कहीं पर आप घूमने जाते हैं और वहां पर पर्वत से टकरा के आवाज आती है, इक्को साउंड जिसको आप बोलते हैं, प्रतिध्वनि, तो वो उसके लिए आप एकदम जल्दी में नहीं बोल सकते, आपको लंबा बोलना पड़ता है। जैसे आपको सामने पर्वत है, आपको टकरा के आवाज आएगी कब, जब आप उसको लंबा बोलेंगे। जैसे आपको बोलना राजू, तो आप कभी ऐसे बोल के देंगे राजू, राजू नहीं आएगा, वो आपको बोलना पड़ेगा राजू, लंबा, जू करके लंबा। मतलब कहने का तात्पर्य कि प्लुत स्वर काम क्या आता है, प्लुत स्वर तो बहुत काम आता है। क्या क्या बता दिया, मंत्र उच्चारण में काम आता है, संगीत की दुनिया में काम आता है, किसी को चिल्लाने के काम आता है, और किसी को पुकारने के काम आता है। जो व्यक्ति दूर होते हैं उनको हम बोलते हैं ओ भ्यो, ओ भ्यो, इंदौरी भाषा है ये, ठीक है ना। तो इसमें भ्यो में ज्यादा लंबा खींच देते हैं।
तो ये सब प्लुत स्वर का काम है। किसी को चिल्लाना, कोई दूर व्यक्ति है, ठीक है ना, यदि हमारे पास में क्लास में यदि कोई बेंच पे बैठा तो हम कितने प्यार से बोलते हैं, ए खसक, तो उधर खसक, मैं भी बैठूंगा। और वही जब सामने वाली बिल्डिंग में कहीं दूर होता है, चलती बाइक से कहीं तेज जाता, तो उसको कैसे चिल्लाते, ए जोर से चिल्लाते ना। तो ए जो है, ये जो आपने चिल्लाया ए तो डबल टाइम है, आप इतना लंबा कैसे कर सकते हैं। तो ये सब प्लुत स्वर का काम है। तो ये था आपका प्लुत स्वर, जिसकी गिनती में 11 में नहीं है, मगर फिर भी उसके बिना सारा काम अधूरा है। और इसका आपको ये वाले प्लुत स्वर के साइन आपको देखना है। सबसे ज्यादा आपको भगवान की रामचरितमानस, आपके घर में अखंड रामायण हो या रामायण का पाठ हो सुंदरकांड का, तो आपको ये मिलेगा। मतलब जब आप सुंदरकांड गाएंगे और कभी यहाँ पर किसी के पीछे, जैसे यहाँ पर लिखा रामा और रामा के पीछे 3 आ गए, तो आप समझ लेना जो रामा का माँ है इसको खींचना है, नहीं तो वो ढोलक और हारमोनियम वाले खींचेंगे और आप रामा बोल के बैठ जाएंगे, बोलेंगे सबसे पीछे हो गया मैं, आप गा ही नहीं पाएंगे, इसलिए प्रॉब्लम आती है लोगों को गाने में, ठीक है ना। तो ये हो गया प्लुत स्वर, ये हो गए स्वर के 3 भेद। नाम बोलेंगे फिर से, लघु गुरु प्लुत, बोलिए लघु गुरु प्लुत। अब एक नई चीज आ गई है, इसको भी देख लीजिए। एक नया स्वर आपको पढ़ना है, इन 11 में शामिल नहीं करेंगे, मगर उसका नाम पहले देख लीजिए, आगत स्वर। क्या नाम है इसका, आगत स्वर। अभी हिंदी पढ़ेंगे, सबका मीनिंग आना चाहिए। आगत का मतलब होता है आया हुआ, ठीक है, आगे चल के सिखाएंगे वर्तनी में। आगत स्वर क्या है, देखिए बेटा, इसको बोलते हैं, इसको, ये है आगत स्वर, आपने देखा होगा। इस पे कोई बिंदी नहीं समझेंगे, चंद्र बिंदु नहीं है, बिना बिंदी वाला ये ऑल है, ठीक है ना। ये क्या है, ये अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं, इंग्लिश के कुछ शब्द है जिसको हम बोल ही नहीं सकते थे, मतलब हमारी हिंदी के पास उसकी व्यवस्था ही नहीं है। जैसे मैं कुछ शब्द लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखता हूँ, ये लिख दिया मैंने ऑफिस, जहां पर आप काम करने जाते हो, ये गाड़ी में आप ऑयल डलवाते हो, ठीक है। उसके बाद कॉलेज की परीक्षा देने जाते हो आप, उसके बाद ऑक्सीजन जो भी है XYZ, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। अब यदि ये 3 शब्द पे ही चर्चा कर लूं, तो हिंदी में आपके पास क्या है, अनार, आम, इमली, ईख, उल्लू, ऊन, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर मैंने आपको बताया। यदि आप देखेंगे कि इस वाले शब्द को बोलना है, स्कूल के बाद आप कॉलेज जाते हैं, ठीक है, ये ऑयल, गाड़ी में आपके ऑयल लगता है, पेट्रोल में या इंजन में, ठीक है, तो आप या तो इससे बोल सकते थे और या फिर इससे बोल सकते थे। अब आप दोनों से बोल के देखिए एक बार। इससे बोलेंगे तो पूछेगा कोई बंदा कहाँ गया था, तो बड़े अच्छे से बोलते कॉलेज गया था। ये कॉलेज क्या है, कॉलेज कुछ नहीं होता, ये तो सिंपल वाला कॉलेज है, वो जो सरकारी वाला है जिसमें स्कॉलरशिप भी मिल गई, फीस भी नहीं लगी, और पिताजी ने, फादर ने आपके ज्यादा अच्छे स्टैंडर्ड कॉलेज में 2-3 लाख 10 लाख रुपए भर के एडमिशन दिलवा दिया, तो आप ज्यादा स्टैंडर्ड हो जाते हैं, तो आप ऐसे बोलते हैं। बेटा कहाँ गए थे, कॉलेज गया था। कॉलेज, कॉलेज भी गलत, कॉलेज भी गलत, ये दोनों ही गलत है। और ये दोनों के बीच में हमको साउंड चाहिए, तब इसका साउंड निकलेगा। तो मैं एक ग्राफ बनाता हूं, ये ग्राफ बनाया, आप इसके ग्राफ से समझिए, आपको ज्यादा अच्छे से समझना। इधर की तरफ आ की आवाज आती, इधर की तरफ ओ की आवाज आती। बोल के देखें, बेटा कहाँ गए थे, पापा कॉलेज गया था, कॉलेज, पापा कॉलेज गया था। बेटा कहाँ गए थे, कॉलेज गया था, कॉलेज, कॉलेज, कॉलेज। गाड़ी में क्या डलवाना है, भैया ऑयल डाल दो, भैया ऑयल नहीं डालेंगे। इधर ज्यादा ज्यादा ओ करोगे तो भैया ऑयल, ऑयल गलत, ऑयल गलत, ऐसे ही है। कहां पर हो, अभी, अभी मैं ऑफिस में, ऑफिस नहीं होता, ऑफिस क्या होता है ये, ठीक है ना। और ज्यादा बड़ा काम है, अभी ऑफिस में हूं, ऑफिस क्या होता है, ऑफिस नहीं। तो इन दोनों के बीच में इसका साउंड आता है, इसलिए ग्राफ से समझा रहा हूं। तो कैसे बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं ऐसे, यहां से बोलना शुरू करो और इधर की तरफ आओ, इधर से इधर आना, एरो बना देता हूं, ये एरो, ठीक है। मतलब आपको बोलना कैसे, ओ से शुरू होना है और आ पर आना है, दोनों को जल्दी में मिला के बोलना, ओ, कैसे बोलेंगे, और आ को मिला के पहले ओ फिर आ, ओ। तो ये निकल गया, कॉलेज, 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 को आ कॉलेज, ओ आ ऑयल, ओ आ ऑक्सीजन, ओ आ डॉली। किसी लड़की का नाम होता डॉली, जल्दी से पूछा क्या नाम है, डाली, तो तू पेड़ की डाली है क्या, नहीं, डॉली, डॉली नहीं गुड़िया, तो डॉली नाम है, डाली नाम नहीं है। ऑक्सीजन नहीं लेते हम लोग कभी, अभी कई लोग बोलते थे कोरोना में ऑक्सीजन कम पड़ गया, ऑक्सीजन होता ही नहीं कुछ, जो भी होता है वो ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन, डॉली, ऑस्कर पुरस्कार, कॉलेज, ऑयल, ठीक है ना, ये सारी चीजें याद रखेंगे, इसी को बोलते हैं आगत स्वर। अब इतनी लंबी कहानी क्यों बताई, क्योंकि आपको ये सीखने को आए, एमपीएसआई का एक ही क्वेश्चन फिक्स है कि ये जो आगत स्वर है इसका उच्चारण कहाँ है, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन आप कहां पर करेंगे। तो आप इन दोनों का उत्तर देंगे, क्या उत्तर होगा, एक ही उत्तर के लिए मैंने इतनी देर सिखाया। इसका उत्तर होगा आ और ओ के मध्य, किसके किसके मध्य, आ और ओ के बीच में, वो पूछा जाता है
पहला तो कि आगत स्वर क्या है, तो बोलेंगे इसको आगत स्वर बोलते हैं, और इसका उच्चारण स्थान आ और ओ के मध्य में, ये हो गया आगत स्वर। ये हो गए स्वर आपके पूरे 11। अब स्वर के कुछ अलग से भेद आते हैं, जैसे जीभ के आधार पर, आपके होठों के आधार पर, इसको भी 1-2 मिनट में देख लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा स्वर आपका। तो अब देखेंगे स्वर का अन्य वर्गीकरण। फिर से सुनिए, जो अभी मैंने स्वर के 3 भेद बताए, लघु गुरु प्लुत, यही ओरिजिनल है। एग्जाम में आएगा स्वर के कितने भेद है, तो ये वाले बताना जो अभी हमने पढ़े, लघु गुरु प्लुत। मगर आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो यदि पूछेगा तो बताएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने पढ़े 3, वो काय के आधार पर बताए सर ने, उच्चारण काल के आधार पर, यही ओरिजिनल है। यदि वो उच्चारण काल पर पूछेगा तो भी 3 है, और यदि वो डायरेक्ट पूछेगा स्वर कितने, तो भी 3 है, यही वाले, ठीक है। मगर आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे होठों के आधार पर, होठों के आधार पर। ये जो आपके होठ हैं, होठ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो 2 प्रकार के होते हैं बेटा, ये होते हैं वृत्तमुखी और ये होते हैं आवृत्तमुखी। अब ये आपकी ये भी ध्यान रखने वाली बात है, वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। आप कई लोगों के लिए तो ये वृत्त होगा, जो गणित में वृत्त था आपका गोला, ये वृत्त नहीं होता, ये वृत्त होता है, ठीक है। अगली क्लास में आपको ये समझ में आएगा कि जिस पर सारी दुनिया, वो पृथ्वी नहीं है, वो पृथ्वी है, वो आपको बोलना सिखाएंगे, ठीक है। तो ये वृत्तमुखी होता है। अब वृत्त का मतलब होता है गोला, ये मैंने गोला बना दिया, इसी को बोलते हैं वृत्त। बस यदि इतना जानते हो तो सब कुछ जानते हो। अब वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी में 11 स्वर को बांटेंगे। जो अभी आपके 11 स्वर हैं, 11 स्वर को कैसे बांटेंगे, देखिए सीधा सीधा है, काय के आधार पर, होठ के। तो होठ के बारे में सुन लीजिए, ये ऊपर वाला होठ है, नीचे वाला, दोनों होठ जब भी दोनों मिलकर पूरे गोल हो जाएंगे, दोनों मिलकर पूरे गोल हो जाएंगे, यानी एक वृत्त बना लेंगे। जैसे ये आपका होठ ऐसा होता है, ठीक है, ये मिलकर इस पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है, तो आप बोलेंगे ये वाले वृत्तमुखी हैं। अब आप बोलकर देखिए, आप बोलेंगे प्रैक्टिकल। कोई भी चीज आपको हिंदी में याद नहीं करना है, शुरू में ही बोल दिया गया था पहले लेक्चर में कि हमको सीखना है। याद तो हम कई बार करते हैं, हमको आज सीखना है हिंदी, तो हम हर चीज को बोलकर देखेंगे सही है कि नहीं। ये पूरे 11 स्वर लिख दिए मैंने, ठीक है। अब आप बोलिए, बोलिए आ, आपका होठ गोल नहीं हो रहा, होगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा। ई इसमें हो जाएगा ऊ, ये दोनों बस ऐसे छांट लीजिए, बोल के देखिए। ऊ और ऊ जब आप बोलेंगे तो आपका होठ कैसा हो जाएगा, लगभग गोल हो जाएगा। उसके बाद ए आए, इसमें भी नहीं होगा, ए आए नहीं होगा, और इसमें फिर होगा ओ आओ, तो इसमें भी होगा। तो 4 हो गए बेटा। वृत्तमुखी कितने बता दिए सर ने, 4। कौन से, याद नहीं करना, परीक्षा में बोल बोल के देख लेंगे, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। जिसमें होठ हमारा गोल हो जाए, ऐसे 4 हैं, दोनों ऊ और दोनों ओ, और बाकी जो बचे हैं आपके अनार का, आम का, इमली का, ये सब क्या कहलाएंगे, आवृत्तमुखी। इसको आप देख लेना, ये सब क्या है, आवृत्तमुखी। 4 इसमें रखेंगे, बाकी आवृत्तमुखी रखेंगे। ये हो गया एक भेद, काय के आधार पर बताया, होठ के आधार पर। पूछेगा होठ के आधार पर कितने भेद है, तो 2 भेद है, वृत्तमुखी और आवृत्त। पूछेगा तो बताना, वरना स्वर के कितने भेद है, हमेशा 3, हमेशा 3। ये वाला पूछेगा तो 2 भेद है। कितने भेद है, 2। एक भेद और होता है, उसको भी देख लीजिए, उसको बोलते हैं हम निर्माण या संधि के आधार पर। क्या होता है निर्माण, देखिए समझ लीजिए। निर्माण कुछ भी नहीं है, आप पूरा स्वर पढ़ चुके हैं, बस इसको डिवाइड कर लीजिए। किस प्रकार से डिवाइड होता है, के आधार पर, आधार पर। देखिए इसमें भी पूछेगा निर्माण के आधार पर स्वर कितने, बोलेंगे 2। संधि के आधार पर भी कितने, 2। देखो कौन कौन से नाम, देखो मूल स्वर और संधि स्वर। सिर्फ नाम जान लो, बाकी आपको सब आता है, ठीक है। मूल स्वर का मतलब होता है जो किसी से मिलकर नहीं बना, और संधि का मतलब होता है जुड़ना, ज्वाइनिंग, तो जो किसी से मिलकर बना है। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने 4 छोटे वाले बताए थे, 4 छोटे आपको याद है, जिसको मैंने बोला था लघु स्वर। लघु स्वर नहीं याद आ रहा हो तो अब भी हाल ही बताया है, लिख लो। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये चारों क्या किसी से मिलकर बने थे, नहीं, तो ये चारों क्या कहलाते हैं, मूल स्वर। बाकी क्या कहलाते हैं, बाकी कौन से, बड़े वाले। बड़े वाले कितने थे, 7। क्या बोला था उसको, दीर्घ, दीर्घ स्वर, ये क्या कहलाते हैं, संधि स्वर। तो 4 छोटे वाले मूल स्वर और 7 बड़े वाले क्या कहलाएंगे, संधि स्वर। ये बात याद रखेंगे। तीसरा, ये हो गए 2, देख लेना काय काय के आधार पर विभाजन हो रहा है। होठ के आधार पर हो गया 2, वृत्तमुखी आवृत्तमुखी। निर्माण के आधार पर भी हो गया 2, मूल स्वर और संधि स्वर। अब आ रहा जीभ के आधार पर, जीभ, जीभ के आधार पर, ठीक है ना। ये जीभ के आधार पर क्या है, ये जीभ, ये रही आपकी जीभ। जीभ में कौन सा स्वर कहां से निकलता है, उस आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। जीभ के आधार पर 3 भागों में। हाँ, इसको देख लीजिए, ये जीभ है, ये जीभ ही आपको परेशान करती है, ठीक है ना। यही कई ठेलों पर जाकर बोलती है भैया पपड़ी तो दो, पानी तो पिलाओ, ठीक है ना, चटनी तो डालो। ये जीभ है आपकी, और इसके 3 पार्ट हैं। अब 3 पार्ट हैं, ये जीभ का मध्य भाग है, ये अगला भाग है, पिछला भाग। तो मध्य भाग में एक ही राजा जैसे बैठे हैं, वो है अनार। पूछेगा जीभ के आधार पर स्वर कितने होते हैं, 3। इसको बोला मध्य स्वर। कौन सा स्वर,
मध्य स्वर, इसको बोला पश्च स्वर, पश्च यानी पीछे, इसको बोला अग्र स्वर। ठीक है, मध्य स्वर, अग्र स्वर और पश्च स्वर। आपको कैसे याद रखना है, केवल बीच में एक ही है अ अनार का, उसको मध्य स्वर बोला। आगे इसमें चार याद रखना पड़ेंगे और ये गलती हो जाती है, चारों अभी के अभी मुझको याद करके सुनाइए आप, ठीक है ना। ये एक, ये और ये चार, दोनों ए हैं और दोनों ई हैं। ठीक है, ये चार अग्र स्वर कहलाते हैं, अ अनार का मध्य स्वर, बाकी पश्च स्वर में रखेंगे। ठीक है, ये स्वर का तीसरा विभाजन हो गया जीभ के आधार पर। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, अ अनार का बीच में रख लेना, उसमें कोई डाउट नहीं। और इसको याद करना है तो फिर एक ही स्टाइल बता रहा हूँ इसको याद करने की। किसी को भी बुला लेना इंदौरी स्टाइल में। कैसे बुलाएंगे, ए इधर आ, क्या बोलेंगे, ए इधर आ, क्या बोलेंगे, ए इधर आ। तो ए वाले दोनों और इधर आने से ई वाले भी दोनों। याद हो गया, चले आगे। अब एक और आता है, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी इसको देख लीजिए, इसको भी जीभ ही बोलते हैं। अभी जीभ पर मैंने बताया, सामान्य वाला जो बताया वो तीन, अग्र मध्य पश्च। अब इसमें क्या लिख रहा हूं, जीभ के उत्थान के आधार पर, उत्थान के आधार पर मतलब जीभ जो आपकी प्रयास कर रही है उसके आधार पर। तो इसमें चार, 1 2 3 4, देखना क्या क्या आएगा। एक का नाम है विवृत्त, विवृत्त, फिर उसका नाम है अर्धविवृत्त, अर्ध यानी आधा, अर्धविवृत्त। ठीक है, तीसरा समृत्य और अर्ध समृत्य। क्या क्या याद रखेंगे, सबसे पहले याद रखने का तरीका, इसमें आम का आएगा पूरा, और इसका जो आधा करोगे तो इसका आधा करके निकाल लिया, अनार का आएगा, ये दोनों रख दो सबसे पहले। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, ये वाला, ये अर्ध और ये अर्ध को दोनों को एक साथ याद रखो। कैसे, ऐसे, ए, ये एक ए और एक ओ इसमें रख देना, और जब बड़े वाले आ जाएं तो ये वाला ए और ये वाला ओ इसमें रख देना। फिर से देख लो, विवृत्त में अकेला रखना है, इसको कंठस्थ याद करना पड़ेगा, भूल जाते हैं। विवृत्त में अकेला, अर्ध विवृत्त में अनार का, फिर उसके बाद अर्ध विवृत्त में दो और ये दोनों, और अर्ध समृत्त में ये जो बचे वो इसमें समृत्त में जाएंगे। ये लिख दिया, दोनों इमली बची है, इमली और ईख, उल्लू और इन, ये हो गया। आप इसको देख लीजिए, ये जीभ के आधार पर। तो ये आज की छोटी सी क्लास जिसमें हमने स्वर के बारे में सारा जाना, स्वर के भेद कितने होते हैं, जीभ के आधार पर, होठ के आधार पर, निर्माण के आधार पर और उच्चारण काल की दृष्टि पर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत।